दादा दादी का जद्दी पुश्ती घर तोड़कर नए सिरे से तमीर करने के ख्याल से मैंने इस बंद घर को मुद्दतों बाद खोला। वालिदैन के इंतकाल के बाद हम बहन भाई बैरून मुल्क मुकीम थे। वतन वापस लौटे और घर को नए सिरे से तमीर करने का फ़ैसला किया। तब मुझे कुछ पुराने खतूत मिले। इनके हमरा एक पोशीदा सी डायरी भी थी। मैं घर से भागकर खुले सेन में चला आया और वर्क गर्दानी करने लगा। दायरे में कुछ इस तरह से लिखा था। इंडिया से मैंने हिजरत उस वक़्त की जब मुझे ये यकीन हो गया कि यहाँ अगर मैं और रहा तो मेरे बीवी बच्चों पर फाकों की नौबत आ जाएगी। मेरे नाम नहाद रिश्तेदारों में से बेशतर पाकिस्तान चले गए थे। दो फूफी और एक चचा यहाँ थे। इनसे किसी किस्म की इमदाद मिलना मुमकिन ही नहीं थी, क्योंकि चचा ने तो बचपन में ही अपना रवैया दिखा दिया था जब अब्बा का इंतकाल हो गया था। और मेरी अम्मा दो बच्चों के साथ नौउम्री में ही बेवा हो गई थी। चचा ने इतनी जलालत दिखाई कि जिस मकान में हम लोग रहते थे वो भी अपने नाम चढ़वा लिया। एक कोठरी में हमें रहने को दी थी। बाकी जायदाद में से कुछ अपनी बहनों के नाम करके हम तीनों को बिल्कुल गैर और अछूत बना डाला। हमारे ननियान वाले भी कुछ कुछ डब्बू किस्म के थे। अब अम्मा ने भी कुछ ज़्यादा गैरत दिखाई। कहती ही थी 2-4 दिन तो सब आओ बकत करते ही हैं, बाद में रही से ही मोहब्बत भी जाती रहती है। बेहतर है कि अपनों से दूर रहो। इस गरीब औरत ने जैसे तैसे वक़्त पूरा किया। मैंने इंटर के बाद नौकरी कर ली। छोटी बहन फरीदा की शादी कर दी। वो बदनसीब पहले बच्चे की पैदाइश पर बच्चे समेत ही अल्लाह को प्यारी हो गई। अम्मा को वो बहुत प्यारी थी। ये गम उन्हें ले बैठा। मैंने इन्हें बहुत संभाले रखा। मेरी शादी का अरमान था वो पूरा करके बिस्तर पकड़ लिया और साल भर बीमार रहकर वो भी फरीदा के पास चली गई। मेरी बीवी फ़रत बहुत अच्छी थी। मुफलिसी ने हमेशा हमें अपनी लपेट में लिए रखा था, मगर मेरी बीवी फ़रत मेरे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुई। वो खुद गरीब ख़ानदान की यतीम लड़की थी, दुख झेल चुकी थी। इसने मेरे ज़ख्मों पर अपनी मोहब्बत और एतमाद का ऐसा भरपूर मरहम रखा कि मैं पागल होने से बच गया। मामूली आमदनी थी, मगर फ़रत ऐसे सुकड़ापे से घर चलाती रही कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। माँ ने बचपन से गैरत का ऐसा दर्स दिया था कि भूखा मरना बेहतर समझता था, लेकिन कभी किसी रिश्तेदार से अपनी ज़रूरियात पूरी कराने का कहना तो क्या सोचा तक नहीं था। जबकि मिलने जुलने वाले उकसाते कि मियाँ अपने बाप का मकान चचा से मांग लो, जब तक तुम खुद हिम्मत नहीं करोगे वो कभी खुद नहीं देगा। मैं ये बताना तो भूल गया कि नौकरी के बाद मैं किराए के मकान में रहता था। अम्मा के कहने पे मैंने ये कदम उठाया था। लोगों के कहने सुनने से मैंने चचा को मकान का पैगाम भिजवाया। उन्होंने जवाब दिया कि इनकम टैक्स की रकम अदा करनी है। वो अब तक मकान की मालियत से भी दुगनी हो गई है। वो सारी मालियत अदा कर लो और मकान ले लो। चचा तो खुद सूरखोर बनने से भी बाजी ले गए। मेरी बीवी फ़रत जो दिन रात मकान अपना होने के ख्वाब देखती थी, एक दिन कहने लगी, तुम मायूस ना हो आबद, अल्लाह ने चाहा तो एक ना दिन हम अपना मकान ज़रूर बनवा लेंगे। मैं जानता था ये मेरा दिल रखने को कह रही है, वरना इसे मकान की जितनी तमन्ना थी इतनी शायद मुझे भी नहीं थी। वो भी हमेशा गैरों के घरों में रही। इधर मैं भी अपने मकान में गैरों की तरह पला पड़ा। हालांकि जुदा सही, मगर बात एक ही थी। हम दोनों के दिल में अपने घर की शदीद ख्वाहिश थी, जो चंद 100 रुपये की मुलाजमत में पूरी होने की उम्मीद नहीं थी। इन दिनों जोश में आकर मैंने सिगरेट तर्क कर दी। फ़रहत ने और ज़्यादा कफ़ायशवार बनना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद एक के बाद एक दीगर सलीम, आफताब और तारा हमारे बच्चे पैदा हो गए। बजट की सारी स्कीमें दरी की दरी रह गई। 2 वक्त इज्जत से रोटी मिल जाए ये भी बहुत गनीमत लगने लगा था। एक तो यहाँ का माहौल और फिर रिश्तेदारों की खुदगर्जी में बुझा बुझा सा रहने लगा। ज़िंदगी बोझ लगने लगी। फ़रत एक अच्छी बीवी सही, मगर जब माली मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाएं तबीयत में चिड़चिड़ापन अच्छी बीवी को भी बुरा बना देता है। फ़रत के पास घरदारी और बच्चे की जिम्मेदारी कम नहीं थी। मुझसे इसकी गफलत रंग लाई और मैं बीमार पड़ गया। सोने पर सुहागा ये हुआ कि मेरी मुलाजमत जाती रही। दुश्मन हर जगह होते हैं। मेरी छुट्टी की दरख्वास्त इधर उधर कर दी गई।
सेहतयाबी पर दफ्तर गया तो मेरी सीट पर कोई और साहब बड़ा जुबान थे। सरकारी नौकरी होती तो लड़ने की जुर्रत भी करता। 2-4 रोज़ चक्कर लगा कर रह गया, मुलाजमत ना मिल सकी। दिल बर्दाश्ता तो मैं पहले ही था। जी में आता था कि तीनों बच्चों और बीवी समेत जहर खाकर ज़िंदगी के अजाब से छुटकारा पा लूँ। फ़रहत भी दिल गिरफ्तार थी। इसने मुझे मशवरा दिया कि यहाँ रहे तो भूखे मर जाएंगे, सो पाकिस्तान चलते हैं। ये आखिरी बाजी थी जो मैं लगाते हुए हिचकिचा रहा था। खैर, मैंने अपने एक दोस्त को कराची खत लिख दिया। इसका जवाब बड़ा हौसला अफजा था और इस तरह मैं इंडिया से पाकिस्तान आ गया। तन के कपड़ों के सिवा बचा ही क्या था जो साथ लाता। जान महफूज थी, ये भी अल्लाह का शुक्र है। यहाँ आकर कुछ दिन परेशानी में गुजरे जो आपकी वजह से मैं ज़हनी तौर पर पहले ही परेशान था। अजनबी लोग और गैर मानूस माहौल समझते समझते भी नौकरी लग ही जाती है। इसके बावजूद मुझे ज़्यादा दुश्वारियाँ उठानी नहीं पड़ी। मेरे दोस्त ने एक फैक्ट्री में मुलाजमत भी दिलवा दी। कुछ अरसे तक साथ रखा। इसका दिल बहुत बड़ा था लेकिन मकान बहुत छोटा, और इससे पहले कि इसका दिल भी छोटा होने लगता मैंने खुद अलहदगी की तजवीज़ रख दी। इन दोनों मियाँ बीवी ने ऊपरी दिल से मुखालफत की। ये भी खैर इनकी आला ज़रफ़ी थी, वरना इस महंगे शहर में किसी के वास्ते इतना करना बहुत दिल जुगरे की बात है। और मसला ये था कि किराए का मकान कहाँ लिया जाए। फ़रज सदर के इलाके में रहने पर ज़िद कर रही थी। यहाँ पगड़ी पर मकान मिलते थे। इतनी मेरी हैसियत कहाँ थी। मैं कम किराए पर 2 कमरों का मकान लेना चाहता था। फैक्ट्री में मेरे एक दोस्त ने बताया कि सोसाइटी के इलाके में 2 कमरे का मकान मिल रहा है, किराया मुनासिब है और जगह भी उम्दा है। अगर लेना चाहो तो आज, बल्कि अभी मेरे साथ चलो। मैं खुद वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। उसे वक़्त साथ हो लिया। उस ज़माने में तारक रोड इतना आबाद इलाका नहीं था। कहीं कहीं मकान बन रहे थे, लेकिन ये मकान जिस रोड पर वाक़या था वो खासा आबाद था। इसके इर्द गिर्द 4 होटल भी थे, जिसकी वजह से अच्छी रौनक लगी रहती थी। मेरा ये दोस्त भी इसी इलाके में अंदर की तरफ रहता था। बहरहाल इसकी मेहरबानी से मुझे 2 कमरों का मकान मिलने की उम्मीद हो गई थी। अब सिर्फ मालिक मकान का इंटरव्यू बाकी था। मकान मुझे चौकीदार ने दिखा दिया था। मालिक घर पर नहीं थे। शाम को मिलने का वक़्त देकर मैं वापस आने लगा तो सोचा हो सकता है कि मुझसे पहले कोई मकान हथिया ले। क्यों ना मालिक की नज़र में कुछ अहमियत पाने के लिए एक छोटा सा रुखा लिख दिया जाए। डरते डरते फैक्ट्री से मिली नई डायरी का वर्क फाड़ा। इस पर किसी और का अपना किराएदार बनाने से पहले अगर इस चीज़ से मिल लें तो शायद मैं ही वो शरीफ किराएदार निकलूं जिसकी आपको तलाश है। नीचे अपना नाम लिखा और चौकीदार से कहा कि बीबी से कहना कि मैं शाम 4 बजे आऊँगा। पहले ख्याल था फ़रहत और बच्चों को साथ लेकर जाऊँ, लेकिन ये तो हाथ फैलाने वाला मामला हुआ। पहले बीबी का सलूक देख लेना चाहिए, फिर फ़रहत को साथ ले आऊँगा। अगर मकान ना मिला तो वो ख्वामख्वाह दिल बर्दाश्त होगी। इस ख्याल से फ़रहत से मैंने ज़िक्र तक नहीं किया। शाम को मैं 4 बजे सोसाइटी जाने के लिए निकला। रास्ते में बस ख़राब हो गई, फिर मुझे पैदल जाना पड़ा। वक़्त 4 के बजाय 4:30 हो गया। मैं सख्त झंझला गया था कि अब मकान हाथ से गया, लेकिन ये देखते शदीद हैरत हुई थी। बीबी मेरे इंतज़ार में थी। शायद मेरे रुके ने अपना काम कर दिखाया था। ज़्यादा तफसील में मैं अब क्या जाऊं, इतना कह देना काफ़ी है कि वो औरत मुझे पहले ही नज़र में बड़ी माकूल लगी। उम्र 36 और 40 के दरमियान होगी। मैं औरत से इसकी उम्र तो नहीं पूछता, इसके गालों और आंखों से खुद अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि उम्र क्या होगी। खैर वो बहुत खूबसूरत थी। अपने 9 उम्री में गज़ब की रही होगी। जिस्म और रंगत आप भी दिलकशी लिए हुए थे। सफ़ेद रंग की कीमती साड़ी लपेट रखी थी। अगर ज़रा सी सलीके से बांधी जाती तो यकीनन उम्र 2-4 साल और पीछे लगने लगती। आंखें उदास थीं, मगर इनमें एक चीज़ बहुत नुमायाँ थी। वो थी महरूमी की प्यास। मैं ज़्यादा ज़हीन तो नहीं, मगर ऐसी आंखों को की पहचान खूब रखता हूँ। अपने इर्द गिर्द मुझे ऐसे माहौल मिला था जिसमें ख्वाहिशात की महरूमी थी, और मेरा ये मुशाहिदा गलत कभी साबित नहीं हुआ। चुनाचा 2-4 बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये औरत जो 8 साल कबल अपने शौहर की मौत के बाद बिल्कुल तन्हा हो रह गई है,
अपने अजीज़ों की मोहब्बत भी खो चुकी है। पहली ही मुलाकात में इसने मुझे बता दिया कि इसने ये मकान अपने जेठ के कब्ज़े से मुश्किल छुड़वाया है। इसका जेठ अब अपनी फैमिली समेत कनाडा चला गया, वरना खुदा जाने इसके लिए और कितनी मुश्किलात पैदा करता। इस औरत का एक ही बेटा है जिसे तलीम की गर्ज से इसने बचपन से अपनी एक सहेली के पास अमेरिका भेज दिया है और अब वो माशाल्लाह से 15-16 बरस का हो गया है। यहाँ तन्हाई के दिन इसलिए काट रही है कि इसका बेटा जवान होकर पढ़ लिख कर यहाँ आ जाएगा और वो इसकी शादी करके घर में इसके बच्चे देखेगी। मैंने हमदर्दी से कहा कि आपको अपने बच्चे को इतनी दूर नहीं बेचना चाहिए था। वो कहने लगी, दरअसल मुझे अपने जेठ की तरफ से खतरा हो गया था कि कहीं वो इसकी जान से ना मार डाले। इन दिनों मेरी एक दोस्त जो अमेरिका में डॉक्टर है अपने शौहर के साथ यहाँ आई हुई थी। वो दोनों बेऔलाद थे। अब तो माशाल्लाह इनके यहाँ भी 2 बच्चे हो गए हैं। इन दिनों वो बड़ी तन्हाई महसूस करते थे और यहाँ मुझे अपने बच्चे की जान की फ़िक्र थी। सो मैंने अपने बेटे को जो अभी छोटा था इन दोनों के हवाले कर दिया। गोया कि मैं अखराजात के पैसे भिजवाती रहती हूँ, मगर उन लोगों ने मुझे हर ख़त में मना किया और यहाँ तक लिख दिया कि वो पैसे यहाँ महफूज हैं, जब कभी आऊँगी तो ले लेना। मैंने इस औरत की बातें इंतहाई दिलचस्पी से सुनी। इसकी और मेरी उम्र में 3-4 साल का ही फ़र्क होगा, मगर वो मुझे अपनी हम उम्र ही लगी, बिल्कुल अपने जैसी दुखी। बज़ाहिर इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर वो सच्ची रफ़ाकत और खुलूस से महरूम थी। कहने लगी, आपके रुके ने मुझे यकीन दिला दिया कि ये शख्स सीधी बात करने वाला है और मुझे यकीन है अब मेरे अच्छे रफ़ीक और शरीक किराएदार साबित होंगे। वही ये बात जहन में रखिए कि मैं अपने मकान के कमरे सिर्फ़ पैसों के लिए किराए पर नहीं दे रही। मुझे तन्हाई से वहशत होने लगी है और मैं ख़ुद को गैर महफूज समझने लगी हूँ। चाहती हूँ कि कोई ऐसा शख्स यहाँ आकर रहे जो मुझे तन्हा होने के जहन्नमी एहसास से बचा ले। मैंने उसी लम्हे ये फ़ैसला कर लिया कि इस औरत की ज़ात को मैं पूरा तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। अकेली औरत कब तक मुखालिफ हवाओं से लड़ सकती है, जबकि इसके अपने अंदर भी मुहाज़ खुला हो वो किस मुहाज़ पर अपनी ज़ात से लड़ती रहे। इसने मुझे एक शरीफ किराएदार की हैसियत से कबूल कर लिया। चलते वक्त इसने बड़े खलूस से कहा कि आप अपनी बीवी और बच्चों को ले आइए, मैं कमरे साफ़ करवा के इंतज़ार करूँगी। ये कहकर इसने मेरी तरफ बड़ी अपनाइयत से देखा, जैसे मैं इसके इंतहाई अजीज़ दोस्तों में से हूँ। मैंने घर आकर फ़रहत को मकान मिलने की खुशखबरी सुनाई। वो इस गैर मुतवक्का खबर से पहले तो हैरतज़दा हुई, फिर बच्चों की तरह मुझसे लिपट गई और खुशी से सरशार होकर बोली, आबद, एक दिन हमारा अपना भी मकान होगा और मुझे उस दिन भी इतनी खुशी होगी। एक लम्हे के लिए मेरा ज़हन भटका कि क्या सोसाइटी वाला मकान मेरा हो सकता है, मगर मैंने ख़ुद को संभाल लिया और ये कमीना ख्याल दूसरी दफ़ा उस वक़्त मेरे दिल में पैदा हुआ जब मुझे सोसाइटी वाले मकान में मुंतकिल हुए 2 माह हो चुके थे। इसकी वजह उस दफ़ा फ़रद के मकान बनाने वाली ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि बीबी का, जिसका नाम फ़िरोज़ा था, इसका बढ़ता हुआ लगाव था। वो फ़रद और मुझ पर बेहद मेहरबान थी, मगर मर्द होने के नाते ये बात ज़रूर मैं जानता था कि वो औरत मुझे अपने बेहद करीब समझने लगी है। इसकी वजह भी समझ में आई थी कि मैंने इसके तकरीबन सभी मिसाइल अपने सर पर लाद लिए थे। इसकी अपनी ज़ात से ख़तरनाक हद तक लापरवाही मुझे ज़ाती तौर पर दुख देती थी। इसके शौहर की छोड़ी हुई खासी ज़मीन ज़हन में थी, जिसका हिसाब किताब वो खुद रखती थी। मुझ पर एतमाद करके इसने इनकी जांच पड़ताल में मुझसे मदद ली करके छोटे बड़े मसाइल, बिजली के बिल से लेकर दर्जे के बिल तक का हिसाब मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया। इसके बदले इसने मुझे महीने के आखिर में तनख्वाह के तौर पर रकम दी, जो मुझे गाली के बराबर लगी और मैं इससे नाराज़ हो गया। तब इसने तीसरे दिन मुझे ऊपर अपने कमरे में बुलाया। ये मैंने शायद नहीं बताया कि इसने हमें नीचे के 2 कमरे दे दिए थे। बाकी 2 कमरों में इसने अपना सामान बंद करके लॉक किया। ऊपर के 2 कमरे इसने अपने रहाइश के लिए रखे, जिसकी सीढ़ियाँ हमारे पोर्शन से लैदा थी। इसके बुलाने पर मैं ऊपर गया। वो शायद सोकर उठी थी या थोड़ी देर पहले रोई थी, आंखें सूजी हुई थी और चेहरा
भारी भारी सा लग रहा था। मैं सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो देर तक मुझे देखती रही और जिस अंदाज से इसने मुझे देखा, इस लम्हे ने मुझे कमीना बना दिया और मेरे जहन में वही ख्याल कूदा कि अगर मैं ज़रा सा खुद को तब्दील कर लूँ तो ये औरत, दूसरे लफ्ज़ों में ये जायदाद मेरी भी हो सकती है। ये तो मैं आपको अपने अंदर के कमीनेपन की बात बता रहा हूँ, मगर इसका मेरी ज़ात से कभी कोई वास्ता नहीं था। अपने ख्याल को झटक कर मैंने खतून खाना की खैरियत पूछ ली। कहने लगी, आबद साहब, आपके आने से मेरी आधी परेशानियाँ कम हो गई हैं, मगर डरती हूँ कि कहीं मुझे आपकी आदत ना पड़ जाए और अगर आपने अना को अपने और मेरे ताल्लुकात में आड़े रखा तो मेरा आपके साथ जल्द छूट जाएगा। अगर आप अपने कामों का मुआवजा नहीं लेंगे तो मैं आपसे मज़ीद बोझ नहीं डाल सकूंगी। मैंने इसके खलूस को देखकर इसकी मेज़ से 1 रुपया उठाया और बोला, ये मेरा मुआवजा है और आप बिला तकल्लुफ़ अपना हर बोझ, अपनी हर परेशानी मुझे बताइए। मैं आपका रफ़ीक हूँ, दोस्त हूँ। और मेरा जुमला अधूरा ही रह गया और वो मुँह छुपाकर रो पड़ी। मैं घबरा कर उठा, इसके शानों पर मोहब्बत से हाथ रखा। आप मत रोइए प्लीज़, मुझे बहुत दुख होता है। और फिर वो बेकरार सी होकर मेरे शानों पर सर रखकर बुरी तरह बिखर गई। बल्कि 9-10 साल की बच्ची की तरह मैं भरपूर मर्द था जिसे खुदा ने हर शय मुकम्मल दी थी। वो औरत थी जो अपनी बेपनाह हुस्न और सेहत के बावजूद एक तवील अरसे से तन्हाइयों से उलझ रही थी। मगर उस लम्हे हम दोनों ने अपने अपने जज्बात छुपा लिए। मैंने लाशूरी तौर पर यह एतराफ़ कराना चाहा कि तुम बेशक मालक हो इस घर की, मगर मैं मर्द हूँ, इस माशरे का हक मर्द, जो औरत को हमेशा बच्ची और ना समझी समझता है और जिसकी औरत को हर मोड़ पर ज़रूरत रहती है। इस मुआहदे पर दोनों ने दिल ही दिल में दस्तखत कर लिए। हमारे दरमियान बहुत से फासले मिट चुके थे। आइंदा मुलाकातों में हमें एक दूसरे को समझने में और ज़्यादा आसानी हो गई। और फिर ये हुआ कि मैंने फ़रहत को आहिस्ता आहिस्ता ये समझाया, इस औरत से मेरी बेतकल्फ़ी को तुम कभी दूसरा रंग ना देना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सच में मुझे खो दोगी। ये औरत इस उम्र में अब दूसरी शादी नहीं करेगी और जैसा कि मुझे यकीन है इसका यहाँ क़याम भी बहुत कम अरसे का है। ऐन मुमकिन है कि वो चलते वक्त कम दामों में ये मकान फ़रोख्त कर जाए। इसलिए तुम हमेशा फ़राख दिली और मोहब्बत से पेश आना। जिस दिन मुझे तुम्हारे रवैये में हसद की बू आई, तुम समझ लेना कि मैं तुमसे हकीकी मानों में दूर हो जाऊंगा। फ़रज समझदार निकली। इसने मेरे और फ़िरोज़ा के मामलात में लातल्की बरती, जिसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने फ़िरोज़ा को भरपूर मोहब्बत और रफ़ाकत दी। वो बीमार पड़ी तो मैंने रातों को जाग कर इसकी खिदमत की। वो परेशान हुई तो मुझे उस वक़्त तक चैन नहीं मिला जब तक इसका मसला हल ना हो गया हो। मैं नहीं जानता कि मेरे लाशऊर में क्या था, या इसकी नस्वानियत से मुतासर था या जायदाद से। वजह कुछ भी हो, मैं मुखलिस हाल ज़रूर था और इतनी सच्चाई से कि इसने मुझे कबूल कर लिया। एक मर्द, बल्कि अपने मर्द की हैसियत से कबूल कर लिया। ये सौदा फ़रज से छुप कर हुआ और वो खुद फ़रज से डरती थी, इसलिए कि वो हमारी मोहब्बत को पाकर हमें दूर ना कर दे। बल्कि मज़हब की औरत थी कि मेरी बीवी बच्चों को एक त्यौहार पर इतना कुछ दे डालती कि मैं और फ़रज दोनों शर्मिंदा हो जाते। यकीन कीजिए, इतने हज़ारों रुपये मेरे बच्चों पर लुटाए। कभी कभी फ़रज सख्ती से मना करती तो उसका मुंह उतर जाता। फ़रज, तुम नहीं जानती कि मुझे तुम लोगों के आने से कितना तहफ़्फ़ुज़ और सुकून मिला है। मैंने 8 साल एक सच्चे दोस्त की तलाश में गुजारे हैं। मुझे तुम दोनों ने मेरे अपने अजीज़ों से कहीं बढ़कर अपने लगते हो। और ये बात सही भी थी। फ़रज का नाम दोस्तों में वो महज मसलहत के तहत लेती थी, मगर अपने सलूक से इसने हमेशा ये तासुर दिया कि वो मुझे और इसे दोनों को यकसा चाहती है। बड़े हौसले की औरत थी। मेरे और उसके ताल्लुकात 12-13 साल रहे। उस अरसे में मैंने इसके दिल से मोहब्बत की महरूमी का एक एक दाग धो डाला। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मैंने इसके और अपने ताल्लुकात की नौयत कतई तौर पर फ़रज से छुपाई रखी, क्योंकि दुनिया की कोई भी औरत मोहब्बत में बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ़रज समझती थी कि मैं इसका महज दोस्त
या बेसहारा औरत होने की हैसियत से ख्याल रखता हूँ, और वो ये नहीं जानती थी कि वो मेरे कितने करीब आ चुकी है। और ना ही वो बातें दोहराकर मैं अपने कमीनेपन का सबूत दूंगा। दुनिया के नज़दीक ना सही, मगर मेरे नज़दीक वो एक शरीफ औरत थी। मैंने इंतहाई राजदारी से इसकी मोहब्बत और समाजी वक़ार की हिफाजत दी की, और इसके बदले इसने मुझे खुद एतमादी बख्शी, ऊंची सोसाइटी के अदाब सिखाए और अपने रसूख से बड़े लोगों से मेरे ताल्लुकात बढ़ाए। खुद हमेशा पीछे रही, मुझे आगे बढ़ाया, और इन तमाम सालों में मैंने खुद अपना छोटा कारोबार शुरू कर लिया, जो आहिस्ता आहिस्ता आगे ज़रूर बढ़ा। अगर अचानक फ़िरोज़ा अमेरिका ना चली जाती, अपने बेटे से वो मिलने हर साल अमेरिका जाया करती थी। इसने अपनी माँ को मुस्तकिल तौर पर अपने साथ रखने पर मादा कर लिया। वहाँ वो डॉक्टर बन चुका था, जिसने शादी से पहले माँ को बुलाया और शादी के बाद मजबूर किया कि वो अब पाकिस्तान ना जाएं। फ़िरोज़ा ने रजामंदी दे दी। अपना कारोबार समेटने के लिए कराची आई, मुझे खामोशी से अपना फ़ैसला बताया। कहने लगी, आबद, मुझे ये फ़ैसला कभी ना कभी तो करना ही था। अब तो तुम्हारे अपने बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तुम्हें इनके मुस्तकबिल की भी फ़िक्र करना होगी। फ़रहत तुम्हारी बहुत नेक बीवी है। इसके सामने मैंने हमेशा इनको मुजरिम समझा, जिसका ज़ाला मैं करना चाहती हूँ। और मेरी उम्र भी अब ऐसी नहीं रही, मैं पहले जैसे शदीद तन्हाई महसूस करूँ। अमेरिका में बेटे, बहू और पोते पोतियों की मौजूदगी में ये एहसास भी मेरा मिट जाएगा। तुम्हारी मोहब्बत और प्यार ने मुझे जो कुछ दिया है, वो उम्र पर मैं नहीं उतार सकती। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। और वो जिस तरह अचानक मेरी ज़िंदगी में आई थी, उसी खामोशी से चली गई। फ़रहत, जो कि लाइल्म थी कि इसके मर्द की शराकत दार कोई और औरत भी है, इसके ज़ाले के तौर पर फ़िरोज़ा क्या दे कर गई, ये भी सुन लीजिए। ये मकान, जी हाँ, यही मकान जिसकी मालियत करोड़ों रुपए है, वो फ़रहत के नाम कर गई। इसके कागजात मुझे इसके चले जाने के बाद वकील ने ला कर दिए। फ़रहत तो सच में इसके खुलूस को महसूस करके रोने लगी, क्योंकि इसकी उम्र भर का ख्वाब तकमील पा चुका था। मैंने अपना कारोबार बंद किया, इसका सरमाया निचली मंजिल को दुकानों में तब्दील कराने पर लगाया, और अब वो 4 अदद बड़ी बड़ी दुकानों का मालिक हूँ, जिसका लाखों रुपया किराया आता है। बेफिक्री है, पैसा है, ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। मगर दिल में एक बात कभी कभी उठती है कि क्या शायद मैं भी फ़िरोज़ा से सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ। अपने वालिद साहब की डायरी मुझे लरज़ते हाथों में मौजूद थी, और फिर मैंने अचानक ही फ़ैसला किया जो हम सब के लिए बेहतर था। मैंने जेब से लाइटर निकाला और डायरी को नज़र आतिश कर दिया।